ओके गाइस, चलते हैं दूसरी पार्ट की तरफ, लोकल एनेस्थीसिया की, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको मैकेनिज्म एक्शन बताऊंगा, ऑर्डर ब्लॉकेज बताऊंगा, एब्जॉर्प्शन बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिज्म एक्शन कि लोकल एनेस्थीसिया एक्ट कैसे करते हैं, हमने दे दिया वो इफेक्ट करेंगे कैसे, ठीक है। पहली बात ये है कि लोकल एनेस्थीसिया हम कभी भी आईवी इंट्रामस्कुलर उससे तो नहीं दे सकते, ऑफ कोर्स ना ही हम इसको ओरली रेक्टली उस रूट के थ्रू दे सकते हैं। हम इसको हम देंगे कैसे, दो रूट के थ्रू, या तो टॉपिकली दे देंगे या फिर इसका हम जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगा देंगे, ठीक है, ताकि सर्फेस के अंदर वहाँ पे काम कर ले, ठीक है। अच्छा, अभी बात करते हैं इसकी सबसे पहले कि एक मैकेनिज्म एक्शन कैसे होते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं दो तरीके, आपने ये सिर्फ पॉइंट रट्टा लगाने जो यहाँ पे लिखे हैं, डिफीन इनटू नर्व एंड द ब्लॉकेज ऑफ सोडियम चैनल, इससे आपको नेक्स्ट समझ आएगी कैसे होती है। मैं भी आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, सिंपल आपने यहाँ पे याद रखने का। फॉर एग्जांपल ये एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर मैं एक सोडियम चैनल ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज अ सोडियम चैनल, आप जैसे कंसिडर कर लो, मतलब कि सोडियम चैनल बन गया है, ठीक है। उसके दो गेट्स होंगे, एक उसका गेट बाहर होगा, एक उसका गेट अंदर होगा। बाहर वाला गेट ऑफ कोर्स एक्टिवेशन गेट होगा, जिसको हम नाम देते हैं एम गेट का, और अंदर वाला होता है इनएक्टिवेशन गेट, जिसको हम नाम देते हैं एच गेट का, ठीक है। अभी होता क्या है, जो हम लोकल में सीधे देते हैं दो तरह के होते हैं। फर्स्ट एक होते हैं नॉन पोलर एंड नॉन आयनाइजेबल, इनके बिल्कुल ही जो मासूम से होते हैं ना, आप कह लो कि जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। और दूसरे होते हैं जो कि चार्ज होते हैं, ठीक है। मैंने लिख नहीं रहा, सिंपल आप समझो कि एक चार्ज चले, बगैर चार्ज चले। अभी देखो बगैर चार्ज क्योंकि वो क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसके अंदर से गुजरते गुजरते सेल के अंदर एक्सोप्लाज्म में जाएंगे, एक्सोप्लाज्म के अंदर जाके वहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे जो लोकल एनेस्थेटिक डिफ्यूजन करेंगे नर्व के अंदर, वहाँ पे एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। दूसरे होते हैं जो कि थोड़े आप कह लो शैतान टाइप होते हैं, पोलर होते हैं, चार्ज होता है। चार्ज वाले क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, बाइंड करेंगे, सिंपल सोडियम चैनल के ऊपर बाइंड करेंगे, सोडियम चैनल की ब्लॉकेज करेंगे। जब सोडियम चैनल की ब्लॉकेज करेंगे, सोडियम सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, सोडियम सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, सेल का एक्शन पोटेंशियल स्टॉप हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल स्टॉप हो जाएगा तो सेल का एक्शन स्टॉप हो जाएगा, सेल का एक्शन स्टॉप हो जाएगा तो एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो दो तरीके सिंपल में, इतनी सी बात है जो आपने याद रखनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल ना याद रखो, बेशक इतना याद रख लो, ये जो दो पॉइंट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके मैकेनिज्म एक्शन समझने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ब्लॉकेज। ऑर्डर ऑफ ब्लॉकेज के अंदर क्या कौन कौन सी सेंसेस कैसे कैसे ब्लॉक होती है। सबसे पहले जो होता है ना, वो हमारे पास ऑटोनॉमिक सेंसेस किसी भी जगह की ब्लॉक होगी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बंदे को बाजू पे इंजेक्शन लगाया है, किसी जगह पे इंजेक्शन लगाया, सबसे पहले उसकी ऑटोनॉमिक सेंसेस जाएंगी। ऑटोनॉमिक के बाद जाती है टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद जाता है पेन, पेन के बाद आपकी जो जाती है टच, ठीक है। नेक्स्ट में टच, ठीक है। टच के बाद नेक्स्ट जाता है, टच के बाद जाता है डीप प्रेशर, और डीप प्रेशर के बाद जो लास्ट हमारे पास आ जाती है दैट इज मोटर, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 सेंसेस किस ऑर्डर में जाती है, ऑटोनॉमिक, टेम्परेचर, पेन, टच, डीप प्रेशर, मोटर। इसलिए याद रखना जरूरी है कि किस तरह आप किसी बंदे को देंगे तो आपको टेम्परेचर जाने का उसको फील नहीं हो रहा, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको पेन भी फील नहीं होगा, पेन फील नहीं हो रहा तो मतलब ये नहीं कि टच भी फील नहीं होगा। तो आपने वेट करना है प्रॉपर टाइमिंग का, किस टाइम के ऊपर कौन सी जगह आएगी। अच्छा, अब जब एनेस्थेसिया का एक्शन खत्म होता है ना, तो ये एक्शन रिवर्स हो जाता है, ठीक है। इनके पहले आते हुए इस तरह आ रहा था ना, तो अब ये जाते हुए वापस इस तरह जाएगा। इनके पहले इसकी मोटर एक्शन की रिकवरी होगी, फिर डीप प्रेशर, फिर टच की, पेन की, टेम्परेचर को, एंड पे जाके ऑटोनॉमिक की इसकी रिकवरी उस बंदे के अंदर होगी, ठीक है। तो ये अपने ऑर्डर इसलिए याद रखने कि ताकि आपको टाइम ऑफ सर्जरी जो है पता चल जाए। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मैंने क्यों लिखा है, एब्जॉर्प्शन इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर बेसिकली आती है कि हर डिफरेंट तरह के लोकल एनेस्थीसिया की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, कैसे होती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन को जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं ना, आप अगर अपनी बुक्स में देखें बहुत लंबे चौड़े देखेंगे, मैं जनरली आपको 3 4 5 पॉइंट बताता हूँ। एब्जॉर्प्शन किस पे ऊपर डिपेंड करती है, सबसे पहले टाइप ऑफ एनेस्थीसिया कौन सा यूज़ कर रहे हो, ठीक है। किस तरह का एनेस्थीसिया, आपको आप टॉपिकली यूज़ करोगे तो कम होगी, इंजेक्शन लगाओगे तो ज़्यादा होगी। दूसरी आप यूज़ कर रहे हो कि उसकी जो साइट है कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, ऑफ कोर्स जहाँ पे ब्लड वेसल ज़्यादा होंगी वहाँ पे उसकी जो एप्लीकेशन काम है वो भी जल्दी होगा, और ब्लड वेसल काम है तो वो भी लेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मीडियम कौन सा है जिसके अंदर आप दे रहे हो, ठीक है। आप देखो अगर आप देते हो मसल के अंदर लोकल एनेस्थीसिया तो मसल के अंदर कम प्रोड्यूस होगा, लेकिन आप वही किसी फ्लूइडी सिस्टम के अंदर देते हो तो वाटर के अंदर ऑफ कोर्स उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, या वाटर के अंदर ज़्यादा होगी तो उसकी मतलब जो आप कह रहे हो कि एब्जॉर्प्शन सिंपल ज़्यादा होगी, ठीक है। सिंपल इतनी बात है। अच्छा, उसके बाद वेजोकंस्ट्रिक्टर, क्या आपने वेजोकंस्ट्रिक्टर दिया है कि नहीं दिया, ठीक है। जिसे कहते हैं कि आपको टूथपेस्ट नमक के क्या सिर्फ आपने वेजोकंस्ट्रिक्टर दिया है नहीं दिया, जस्ट अ जोक, ठीक है। तो वेजोकंस्ट्रिक्टर आपने क्या याद रखना है, क्योंकि वेजोकंस्ट्रिक्टर के फंक्शन क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बाद में आप कह लो कि लाइक रिटन के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है कि वेजोकंस्ट्रिक्टर जो होते हैं इसके काम क्या क्या होते हैं। वेजोकंस्ट्रिक्टर देना क्यों लाजमी है, ठीक है। वेजोकंस्ट्रिक्टर देंगे तो कौन से देंगे, पहले तो ये बात आती है ना। तो वेजोकंस्ट्रिक्टर हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, एड्रीनालीन यूज़ कर सकते हैं, या फिर फिनाइल एफ्रीन यूज़ कर सकते हैं, और कभी कभी क्लोनिडीन भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी वो इतना कॉमन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम देते हैं, और एड्रीनालीन मोस्ट कॉमन है। अच्छा, अभी ना ये देंगे क्यों, ठीक है। देखो आप जब एक एरिया में ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये ब्लड वेसल है, आप इसको दोगे तो वेजोकंस्ट्रिक्टर क्या करेंगे, उसको कंस्ट्रिक्ट रहेंगे, ये इसको कंस्ट्रिक्ट रहेगा, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो फ्लो कम जाएगा, जब ब्लड फ्लो कम होगा तो उसके अंदर जो आपके लोकल एनेस्थेटिक एब्जॉर्ब हुए हैं वो वहाँ से क्या करेंगे, ठीक है। अभी एब्जॉर्प्शन के बारे में, आप एब्जॉर्प्शन के ऊपर आपको इफेक्ट नहीं बता रहा, अभी मैं आपको वेजोकंस्ट्रिक्टर का इफेक्ट इन जनरल बता रहा हूँ। अब जब ब्लड फ्लो वहाँ से कम होगा तो एज ए रिजल्ट इसके अंदर जो लोकल एनेस्थीसिया थे वो इतनी जल्दी से वहाँ से फ्लो उसके पार्टिकल नहीं करेंगे, जब फ्लो पार्टिकल नहीं करेंगे तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा। दूसरी बात है इसकी एब्जॉर्प्शन जो है ना वो थोड़ी सी ऑफकोर्स डिक्रीज होगी, ठीक है। क्योंकि अब स्पेशली आप टॉपिकली अगर दे रहे हो, आप टॉपिकली दोगे तो वेजोकंस्ट्रिक्टर होगा, उसकी जब ब्लड अंदर मतलब जो वेसल्स हैं वही कंस्ट्रिक्ट हुई हैं, सिकुड़ी हुई हैं, तो ऊपर से ब्लड तो वो सॉरी जो लोकल एनेस्थीसिया वो तो अब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये चीज़ आ गई। उसके
बाद जो सर्जिकल हमारे पास विजिबिलिटी होती है ना वो उस एरिया की इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो अब जब वेजिकोस्ट्रिक्टिव इफेक्ट होगा तो उस एरिया के अंदर क्या होगा, लोग वेजिकोस्ट्रिक्टिव इफेक्ट होने की वजह से उस एरिया के अंदर आपकी जो होती है ना सॉरी ये कहते हैं जो ब्लड फ्लो है, मतलब जो ब्लड देखो ये जगह कट लगते हैं ना तो खून बहता है ना, जब सर्जरी कर रहे हो तो वहाँ से खून कम बहेगा ना, क्योंकि आपने वेजिकोस्ट्रिक्टर दिया हुआ है, ये इसका फायदा है। एक और इसका बात है कि इसका एनाल्जेसिक एक्शन भी होता है, ये पेन को कम करता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो सब्सटेंस पी होता है ना उसकी रिलीज को कम कराता है। जब सब्सटेंस पी की रिलीज को कम कराता है तो एज ए रिजल्ट हमारे इसका एनाल्जेसिक एक्शन भी होता है। उसके अलावा ये हमारे सिस्टमिक जो टॉक्सिसिटी है उसको भी कम करता है। ये सारे इसकी हमारे बेनिफिट इफेक्ट बेनिफिशियल इफेक्ट थे, ये इसके काम हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और भी है कि इसकी वजह से हमारे पास लेस डोज ऑफ वेजिकोस्ट्रिक्टर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, लेस डोज क्यों चाहिए होती है? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा, ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा, तो एज ए रिजल्ट इसकी डोज जो है वो भी आपको कम चाहिए होगी। एक लास्ट वीडियो चीज़ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि इसकी इसी से लिख देता हूँ, आप सिंपल देख लो। ठीक है, कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, अच्छा अभी मैं सारी आपको चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, हालांकि फार्माकोकाइनेटिक तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती इन टर्म ऑफ द एग्जाम्स, वैसे तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंट लेकिन एग्जाम के लिहाज से नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ एमसीक्यूज के लिहाज से क्वेश्चन बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा चीज़ में नहीं बता रहा। ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम देखेंगे कैसे कैसे चीज़ें। सबसे पहले बात करते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एस्टर्स होते हैं, मैंने आपको बताए थे, और एक होते हैं अमाइड्स। ठीक है, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो एस्टर्स होते हैं ये किस तरह मेटाबोलाइज होते हैं, दे आर मेटाबोलाइज्ड बाय द प्लाज्मा एस्टीरेजेस। ठीक है, एंड जो अमाइड्स होते हैं दे मेटाबोलाइज्ड बाय द साइट 450 यानी कि साइटोक्रोम P450 एंजाइम, उसकी मदद से ये मेटाबोलाइज होते हैं। और एक और मैं आपको एमसीक्यू से लास्ट बता दूं, जो हमारे पास मैंने ड्रग बताया था आपको, मैंने कौन से पहले बताया, मैंने प्रिलोकेन प्रोकेन, पी से 2 ड्रग बताए थे। एक और ड्रग होता है पाइलोकेन, पाइलोकेन का फास्टेस्ट मेटाबॉलिज्म होता है, और जो बीपीवाकेन होता है ना, बीपीवाकेन के एक हमारे पास एक उसका आइसोमर होता है लीवोबीपीवाकेन। ठीक है, लीवोबीपीवाकेन जो होता है ना वो उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, या फिर सबसे ज़्यादा स्लो आप कह लो उसका मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द